हेलो बच्चों। आज अपन शुरू कर रहे हैं अपने फिजिक्स का 14 चैप्टर एटॉमिक फिजिक्स। देखिए इसमें क्या पढ़ेंगे हम कि एटम क्या है और उसके कितने मॉडल है। टाइम टाइम पर उसको साइंटिस्ट ने, लोगों ने एटम को किस टाइप से देखा और कैसे समझा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एटम क्या है। तो एटम क्या है कि कोई भी जो मैटर होता है वो कुछ बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है और उस छोटे से हम पार्टिकल को एटम बोल रहे हैं। अब वो कैसा है, उसकी क्या प्रॉपर्टी है, कैसा दिखता है, उसके लिए टाइम टाइम के साथ अलग अलग मॉडल आए और वो अपडेट होते रहे। जैसे कि सबसे पहले हमको मॉडल मिला वो था डाल्टन का मॉडल। देखो डाल्टन के मॉडल के अंदर क्या था कि सिर्फ इतना सा बताया था कि एटम जो है वो एक इनडिविजिबल पार्ट है किसी भी मैटर का। मान लीजिए कोई मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, हम किसी भी अगर ऑब्जेक्ट की बात करें, जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये मैटर है, इसके छोटे छोटे टुकड़े करते चले जाओ, लास्ट में जो एक सबसे छोटा टुकड़ा बचेगा जिसको और नहीं तोड़ा जा सकता, जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होगी इस मैटर की, उस स्मॉलेस्ट यूनिट को हम क्या बोलेंगे? एटम। ये था डाल्टन का मॉडल। ठीक है, सिर्फ इतना सा कि मान लीजिए कि कोई मैटर है तो उसको अपन अगर तोड़ते चले जाए तो जो उसका सबसे लास्ट में स्मॉलेस्ट पार्ट बचता है वो है एटम। तो जनरल यहां से शुरुआत हुआ और इसके मॉडल के बाद में हमारे पास मॉडल आया वाटरमेलन मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल या फिर थॉमसन का मॉडल। अलग अलग नाम से हम इसको पहले भी सुन चुके हैं और पढ़ चुके हैं। ठीक है, इस मॉडल में क्या था? इस मॉडल के अंदर हमें ये बताया गया कि जो एटम है वो स्फेरिकल है और उसके सब पार्ट है। जैसे कि डाल्टन ने क्या कहा था, ये स्मॉलेस्ट है, इसका कोई सब पार्ट नहीं, मतलब वो और नहीं टूटेगा। पर थॉमसन ने बताया कि वो और टूटेगा, मतलब उसके अंदर भी उसके पार्ट है। वो कौन है? वो इलेक्ट्रॉन है। तो उन्होंने अपना मॉडल कैसे बताया? जैसे कि थॉमसन मॉडल में ये बताया गया, ये स्फीयर है, ये एटम है और इसके अंदर छोटे छोटे, ये जो नेगेटिव चार्ज से शो कर रहा हूं ये इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स इस टाइप से जो है वो उसमें प्रेजेंट है। पॉजिटिव कौन है और नेगेटिव कौन है? नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है। और ये स्फीयर जो है वो खुद जो है वो पूरा का पूरा पॉजिटिव है और जो नेगेटिव है वो ये इलेक्ट्रॉन्स है। जितना नेगेटिव चार्ज इन इलेक्ट्रॉन्स का है उतना ही पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस स्फीयर का है। जितना पॉजिटिव स्फीयर का है उतना ही नेगेटिव इन सारे इलेक्ट्रॉन्स का है। तो टोटल नेट चार्ज कितना हुआ? 0। इसका मतलब एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उसके पास कोई चार्ज नहीं है। नेट चार्ज क्या है? 0 है। वाटरमेलन मॉडल क्यों बोलते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल क्यों बोलते हैं? चलो वाटरमेलन का समझते हैं आसानी से। जैसे कि अपने पास जो वाटरमेलन होता है उसके अंदर जो रेड पोर्शन होता है वो तो पूरा का पूरा क्या है? पॉजिटिवली चार्ज्ड। और उस रेड पोर्शन में एम्बेडेड है इलेक्ट्रॉन, पूरे वॉल्यूम में उसमें डिस्ट्रीब्यूट है अलग अलग जगह पे, जो उसके सीड्स होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन को क्या बोल रहा है? सीड्स। जो वाटरमेलन के बीज है, जो सीड्स है, वो यहाँ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को। और जो वाटरमेलन में जो रेड पार्ट होता है वो रिप्रेजेंट कर रहा है स्फीयर को। तो रेड पोर्शन तो है पॉजिटिव और जो सीड्स है वो कौन है? नेगेटिव। देखने में वाटरमेलन जैसा दिखता है। तो ये हो गया हमारे वाटरमेलन। इसमें भी खूब सारे ड्रॉबैक्स थे, ऐसा नहीं है कि अपडेट हुआ। ये बस डाल्टन से हम किसके अंदर आए हैं? अभी तक सिर्फ थॉमसन में आए। तो थॉमसन के ही स्टूडेंट थे रदरफोर्ड। फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, एल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जो कि हम आगे पढ़ने वाले भी हैं। पर ऐसा नहीं है कि हमने उसको पहले नहीं पढ़ा, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जिसके अंदर हम ये पढ़ते हैं कि एक बहुत ही थिन गोल्ड फॉइल होती है जिसके ऊपर बम्बारमेंट होती है एल्फा पार्टिकल्स की। फिर उस एक्सपेरिमेंट के कुछ रिजल्ट देखते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, फिर रिजल्ट निकालते हैं और एक मॉडल हमारे सामने आता है जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि सारा का सारा मास, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज एक बहुत ही छोटी सी जगह के अंदर सेंटर्ड है। ठीक है, एक बहुत ही छोटी सी जगह के अंदर जो बहुत ही ज्यादा डेंसर है, जिसकी डेंसिटी बहुत हाई है, उसके अंदर सारा का सारा मास और पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो रखा है बहुत ही छोटी सी जगह में, बिल्कुल एटम के सेंटर में। उस जगह को क्या बोला? न्यूक्लियस। इस टाइप से पहली पार्ट जो है वो डिस्कवरी हुई न्यूक्लियस की। इलेक्ट्रॉन कहाँ है? सारा पॉजिटिव चार्ज तो न्यूक्लियस में पड़ा है, तो नेगेटिव चार्ज कहाँ है? तो उसने कहा कि सारे इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों ओर जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं, उस न्यूक्लियस के चारों ओर जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं। और जितना उन इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज है उतना उस न्यूक्लियस का जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। इस हिसाब से एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हुआ इस मॉडल में भी। ओके, पर यहां पर जो है वो मॉडल अपडेट हो गया, न्यूक्लियस सबसे पहले सामने आया। ठीक है ना, पर ऐसा नहीं है कि ये मॉडल भी बिल्कुल सही था, इसमें भी खूब सारे ड्रॉबैक्स थे। इसका जब अपडेट आया तो बोर का मॉडल आया।
रदरफोर्ड कहता था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर कहीं भी घूम सकता है, पर बोर कहता है कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी नहीं घूम सकता। कुछ फिक्स ऑर्बिट है, कुछ पर्टिकुलर ऑर्बिट है, सिर्फ वहीं घूमता है। उसने हमारे सोलर सिस्टम से कंपेयर किया, जैसे हमारे जो अर्थ है, जुपिटर है, ये जो प्लेनेट्स है, ये सारे सन के अराउंड कहाँ घूमते हैं? ऐसा नहीं है कि कहीं भी घूमते हैं, ये एक फिक्स ऑर्बिट में घूमते हैं। वैसे ही उसने कहा न्यूक्लियस के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं वो कुछ फिक्स ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करते हैं। तो उसने प्लेनेटरी मॉडल से हमारे सोलर सिस्टम से जो है वो कंपेयर किया, तो बोर का जो है वो एक प्लेनेटरी मॉडल सामने आया, जिसमें वो प्लेनेट वाले उस मोशन से, सर्कुलर मोशन से, उनको देख के एक नया मॉडल बनाया, उससे कंपेयर किया तो वो एक प्लेनेटरी मॉडल हो गया। उसमें भी ड्रॉबैक्स थे। फिर उसके बाद में और अपडेट हुआ, हमारे सामने श्रोडिंगर मॉडल आया, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, पर अभी तक श्रोडिंगर मॉडल को जो है वो सबसे कह सकते हैं एक्यूरेट मॉडल कहा जा सकता है, क्योंकि उसके अंदर ऐसे नहीं बताया गया। तो उसने ये नहीं कहा कि इलेक्ट्रॉन चारों रिवॉल्व करते हैं, उसने कहा कि किसी भी न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड होते हैं, खूब सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो रखे होते हैं, और किसी की भी पोजीशन जो है वो नोन नहीं है, उनकी पोजीशन जो है वो अनसर्टेन है। जैसा हाइजेनबर्ग ने कहा था कि किसी भी एक पार्टिकल की जो पोजीशन और मोमेंटम होते हैं, उन दोनों को एक ही टाइम पर बिल्कुल एक्यूरेटली किसी एक चीज को नहीं बताया जा सकता। आपने हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा होगा, ठीक है, पर अपन उसके बारे में ज्यादा स्टडी नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि श्रोडिंगर मॉडल हमारे सिलेबस में नहीं है। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? डाल्टन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल और बोर मॉडल। डाल्टन मॉडल की बिल्कुल बेसिक सी स्टडी है थोड़ी सी, ठीक है। अपन डिटेल में पढ़ेंगे रदरफोर्ड और बोर के मॉडल को, क्या क्या उन्होंने बताया, उनके मॉडल कैसे थे और उनके ड्रॉबैक्स क्या थे, हर चीज के बारे में डिटेल स्टडी होगी। इसलिए अपन शुरू करेंगे सबसे पहले रदरफोर्ड वाले मॉडल से। उससे पहले जो भी बोर्ड पर रिटन है, वीडियो को पॉज करके आप ये रिटन वर्क कर लेंगे। उसके बाद में अपन पढ़ने जा रहे हैं रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, कैसे हुआ, क्या ऑब्जर्वेशन थे, क्या रिजल्ट थे, क्या मॉडल सामने आया, और रदरफोर्ड के मॉडल के अंदर क्या ड्रॉबैक्स रह गए, और कैसे बोर ने उनमें से कुछ ड्रॉबैक्स को जो है वो रिमूव किया। तो यहां तक रिटन वर्क करें पहले। नेक्स्ट देखिए रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, या फिर इसको हमने ऐसे भी सुन रखा है शायद गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, या एक और नाम जो शायद हमने नहीं सुना, गाइगर मार्सडेन एक्सपेरिमेंट। गाइगर और मार्सडेन जो थे वो रदरफोर्ड के स्टूडेंट्स थे, ठीक है। एक्चुअल में ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ था, किया इन दोनों ने ही था, पर जो गाइडेंस थी वो रदरफोर्ड की थी, इसलिए सारा क्रेडिट जो है हम कह सकते हैं कि रदरफोर्ड को मिलेगा, और मिलना भी चाहिए। जो उसने बताया वो इन्होंने किया, ये करने वाले थे, पर गाइडेंस जो थी वो रदरफोर्ड की थी। क्या था एक्सपेरिमेंट? अब देखो इस एक्सपेरिमेंट में शुरुआत कैसे हुई, ये चाहते थे कि हम कॉलिजन देखें दो न्यूक्लियस के बीच का, जैसे कि एक है अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल को क्या होता है? डबली आयोनाइज्ड हीलियम पार्टिकल, मतलब हीलियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो डबली आयोनाइज्ड हीलियम पार्टिकल बन गया। इसी को हम क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल, 2He4 हीलियम, यही अल्फा। इसका कॉलिजन हमने करवाया, किसके साथ? सॉरी हमने नहीं करवाया, ठीक है ना। इस एक्सपेरिमेंट में जो है वो गाइगर और मार्सडेन ने करवाया, रदरफोर्ड के कहने। किन किन के बीच कॉलिजन हुआ? एक तो न्यूक्लियस था गोल्ड का और एक कौन था? हीलियम का। अब 2 न्यूक्लियस के बीच का हमको कॉलिजन देखना है, तो दोनों अपने पास सेपरेट न्यूक्लियस होना चाहिए, ठीक है। तो हीलियम का न्यूक्लियस कहाँ से मिलेगा? तो हमने यूज किया, देखो क्या, विस्मथ, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होता है वो स्पॉन्टेनियसली एमिट करता है अल्फा पार्टिकल, मतलब वो अपने आप एनी टाइम जो है वो अल्फा पार्टिकल जो है वो एमिट करता रहता है। तो वहां से मिल जाएगा अपने को हीलियम, तो अल्फा पार्टिकल तो मिल गया। उसको कोलाइड किसके साथ करना है? किसी सामने दूसरे न्यूक्लियस से। अब दूसरा न्यूक्लियस कौन सा लेने को तो कोई भी ले सकता है, पर गोल्ड ही क्यों? तो यहाँ पर भी एक बात हमको ध्यान रखनी चाहिए कि जैसे कि मान लीजिए सामने मैं कोई दूसरा ले लेता हूँ, गोल्ड न लूँ, और जैसे कि आयरन की एक शीट ले ली, ये आयरन की शीट है, इसमें खूब सारे छोटे 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 जो है वो आयरन के एटम्स हैं। जब ये जाके कोलाइड करेगा तो सामने खूब सारा एटम है, मुझे 2 न्यूक्लियस के बीच का कॉलिजन नहीं दिखेगा, खूब सारा। तो ठीक है, हम इसमें ये कर सकते हैं
कि इसको कट करके थोड़े कम कर लेते हैं, इसको और पतला कर लो सीट को, थोड़ा और पतला कर लो सीट को, हो सकता है एट द एंड जाके सिर्फ एक ही न्यूक्लियस की लेयर बचे। पर हम आयरन को इतना पतला नहीं कर सकते, मीलिएबल की प्रॉपर्टी उसमें नहीं है, गोल्ड के अंदर है। आप गोल्ड की शीट को बिल्कुल थिन करते चले जाओ, वो होता चला जाए। उसकी थिकनेस यहाँ पर जो रखी गई थी 10⁻⁻7 मीटर, इसलिए उन्होंने गोल्ड लिया। गोल्ड के अंदर मीलिएबल की प्रॉपर्टी है, उसको जो है वो अपन मेल्ट कर करके पतला कर करके बिल्कुल थिन, इतना ज्यादा थिन बना सकते हैं कि वो ट्रांसपेरेंट ही हो जाए, इतना ज्यादा थिन। ठीक है, तो इसलिए हमने गोल्ड लिया कि आसानी से जब मैं उसको पतला करने से होगा क्या, तो वापस से वही सिंपल सी बात, पहले एटम ऐसे थे, मुझे पतला करना है तो उसको और पतला किया, अब एक लेयर है, एक लेयर और हट गई, एक लेयर और हट गई, एट द एंड लास्ट में जाके जब बिल्कुल थिन हो जाएगा तब हम कंसिडर कर सकते हैं कि अब अप्रोक्सीमेटली शायद एटम की एक ही लेयर है। तो जब हमारा अल्फा पार्टिकल इससे कोलाइड करने वाला है तो दो न्यूक्लियस आपस में जो है वो टकराएंगे और हम उसके रिजल्ट को देखेंगे। तो अल्फा पार्टिकल हमको कहां से मिल गया, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से। वो एनी टाइम अल्फा को जो है वो एमिट करते रहते हैं। और सामने एक दूसरा न्यूक्लियस चाहिए था, वो हमने किसका ले लिया, गोल्ड का, क्योंकि गोल्ड की शीट को बिल्कुल पतला करके इतनी पतली लेयर बना सकते हैं कि हमको एक सिंगल न्यूक्लियस मिल सकता है। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट हो गया। अब इस अरेंजमेंट को कैसे क्या हो, देखो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट क्या क्या रखा है इन्होंने। देखो सबसे पहले क्या चाहिए, जो अल्फा पार्टिकल को एमिट करे, तो ये हमने ले लिया बिस्मुथ का एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट का एक टुकड़ा, जहां से अल्फा पार्टिकल एमिट होंगे, और उसको ढक दिया एक लेड बॉक्स से, क्योंकि लेड जो होता है वो इन अल्फा पार्टिकल को अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकता है, जो दूसरी डायरेक्शन में आएंगे वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे, केवल जो है वो ऐसे सामने से एमिट होंगे। ये अल्फा पार्टिकल बाहर निकल रहा है इस गेट से। अब मुझे अगर कोलाइड करवाना है तो मुझे ऐसे किसी भी डायरेक्शन में जाते हुए अल्फा पार्टिकल नहीं चाहिए, मुझे एक स्मूथ बीम चाहिए, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में बीम जो सीधा जाके सामने कोलाइड करेगा। ठीक है, तो अब एक स्मूथ बीम प्रोड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ ब्रिक्स लगाते हैं, ईंटें। ये भी किसकी है, लेड की, उसकी हमने कुछ ईंटें लगा दी, बीच में थोड़ा सा गैप रख दिया ताकि यहाँ से स्ट्रेट लाइन, एक बहुत ही छोटा सा होल रख दिया, तो इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे, ये बस एक जो है वो अल्फा पार्टिकल यहाँ से निकलेंगे। ये हमें बीम प्रोड्यूस हो गई, बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। ये क्या हो गई, ये हो गया अपने लेड ब्रिक्स। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इसको कोलिनेट कर दिया। कोलिनेट करने का मतलब क्या होता है, वापस जो मैंने अभी बताया था कि बिल्कुल एक स्मूथ बीम प्रोड्यूस कर देना, मतलब कोलिनेट कर देना, एक बीम में एक लाइन में इनको अलाइन कर देना, अरेंज कर देना। तो इसलिए इसको हम कोलिनेटर भी बोल सकते हैं। कोलिनेटर, ये डिवाइस कोलिनेटर हो गया, जो इनको कोलिनेट कर रहा है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में रखना है। ठीक है, एक बीम मिल गई, वो बीम आगे बढ़ते हुए देखिए बीम प्रोड्यूस होगी, बीम आगे बढ़ते हुए किससे कोलाइड करेगी, एक बिल्कुल थिन गोल्ड फॉइल से। थिन की वजह अपन समझ चुके हैं, कितनी थिन, तो थिकनेस 10⁻⁻7 मीटर अप्रोक्सीमेटली। इतना थिन रखा गया गोल्ड फॉइल को। ठीक है, इसके ऊपर ये कोलाइड हो गया। उसके बाद में अब कोलिजन होने के बाद में ये हो सकता है इधर वापस आ जाए, हो सकता है स्ट्रेट चला जाए, हो सकता है इधर स्कैटर्ड हो जाए, बैंड हो जाए कुछ एंगल से, कुछ भी हो सकता है, वो सब रिजल्ट पे डिपेंड करता है, वो देखेंगे। तो ये अल्फा पार्टिकल इसको पेनिट्रेट करके या इधर आए उधर आए, जिधर भी गए, उनको चेक करने के लिए क्या किया गया, इसके चारों ओर एक चैम्बर लगाया गया, जिसके पूरे सरफेस पे, इस सरफेस पे जो है वो जिंक सल्फेट की जो है वो पॉलिश कर दी गई। क्योंकि जिंक सल्फेट पे जैसे ही एक चार्ज पार्टिकल ऐसे कोलाइड करता है तो वहां पर हमको फ्लैश दिखाई देता है। ठीक है, स्पार्किंग, एक ऐसे चमक, एकदम से स्पार्क दिखाई देता है। उस स्पार्क को देखने के लिए मान लीजिए अल्फा पार्टिकल उधर गया, किसी वजह से वो इधर आया होगा,
तो जैसे वो इधर कोलाइड करेगा, ZNS पे कोलाइड करेगा अल्फा पार्टिकल, वहां पे स्पार्किंग होगी। उसको देखने के लिए एक माइक्रोस्कोप लगा दिया, क्योंकि वो स्पार्किंग जो होती है वो बहुत ही छोटी होती है, तो उसको ढंग से देखने के लिए अपनों ने यूज कर लिया यहाँ पर एक माइक्रोस्कोप। ये उन्होंने प्रैक्टिकल अरेंजमेंट कर दिया। इस एंगल को क्या बोलेंगे? जिस एंगल से वो बैंड हो जाएगी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, चाहे नीचे बैंड हुआ चाहे ऊपर बैंड हुआ, वो जिस भी एंगल से बैंड हो जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ स्कैटरिंग। तो ये उनका जो था वो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट था। अब देखेंगे ऑब्जर्वेशन क्या क्या हुआ उसमें। यहां तक लिखने के बाद ऑब्जर्वेशन देखते हैं। तो देखिए एक्सपेरिमेंट की क्या रिजल्ट निकले। जब अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल पे कोलाइड हुआ तो जो रिजल्ट हमारे सामने है उससे एक नया मॉडल तैयार हुआ एटम का। देखते हैं पहले तो ऑब्जर्वेशन के रिजल्ट क्या थे, फिर उनका रिजल्ट का मतलब क्या निकलता है। जैसे कि पहले रिजल्ट, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। बहुत सारे पार्टिकल अप्रोक्सीमेटली मोर देन 99% से थोड़ा बहुत ज्यादा परसेंटेज के पार्टिकल तो बिल्कुल बिना डिफ्लेक्ट हुए, बिना स्कैटर्ड हुए सीधे ही पास हो गए। बहुत सारे पार्टिकल सीधे निकल गए। क्या मतलब निकलता है इसका? कि हो सकता है एग्जाम में कुछ है ही नहीं। इसका मतलब एटम के अंदर मैक्सिमम पोर्शन तो ब्लैंक है, जहां कुछ है ही नहीं, इसलिए तो वो स्ट्रेट पास हो गए, उनका कोलिजन किसी के साथ हुआ ही नहीं। फिर सम पार्टिकल स्कैटर्ड मोर देन 1 डिग्री। कुछ पार्टिकल जो थे वह सीधे नहीं चले, सीधे चलते चलते थोड़े से मुड़ गए, मतलब वो किसी से रिपेल हुए होंगे। एक अल्फा पार्टिकल है, वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, हमने अभी बात की थी। अल्फा पार्टिकल कौन? डबली आयोनाइज्ड हीलियम पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल ये जा रहा है, ये पॉजिटिवली चार्ज, वो ऐसे चलते चलते थोड़ा सा उधर उसको फोर्स लगता है, मतलब वो रिपेल हुआ है किसी से, मतलब सामने कोई जरूर एक पॉजिटिव चार्ज की चीज है। ठीक है। फिर नेक्स्ट, ओकेजनली एनी वन पार्टिकल स्कैटर्ड एट 180 डिग्री। कभी कभी अप्रोक्सीमेटली एक पार्टिकल, जैसे कि एक आइडिया है, ये डेटा जो है वो अलग अलग बुक में अलग अलग हो सकता है, कि अप्रोक्सीमेटली 8000 पार्टिकल में से जितने भी एफिट किए, रेशियो ये कि अप्रोक्सीमेटली 8000 में से 1 पार्टिकल ऐसा होता है जो 180 डिग्री पे स्कैटर्ड होता है, मतलब वो सामने कोलाइड करके वापस आ गया। 180 डिग्री पे स्कैटर्ड होता है। 180 डिग्री कैसे? इसको 360 ना समझे, ये पार्टिकल सीधा जा रहा था, ठीक है, अगर यू मुड़ता है तो एंगल थीटा पर वो यू वापस आ गया, तो एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। एक पार्टिकल सामने किसी से कोलाइड होके वापस आ गया, ठीक है। तो इस रिजल्ट से हमारे सामने जो है वो कह सकते हैं, ये रिजल्ट ही हमको सोचने पे मजबूर करता है कि न्यूक्लियस ऐसी कोई चीज है। अगर अल्फा पार्टिकल सामने टकरा के किसी से वापस आ रहा है तो ये कब पॉसिबल है? क्योंकि अल्फा पार्टिकल हाई काइनेटिक एनर्जी पे था, वो जा रहा था, ठीक है, वो उसको पेनिट्रेट करके निकल सकता था, पर नहीं, वो वापस आ गया। इसका मतलब सामने जरूर कोई बहुत ही डेंसर चीज है, मतलब बहुत ही सॉलिड चीज है जिसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई है। ऐसी चीज से किसी से वो जरूर अल्फा पार्टिकल टकराया है, तभी उसको वो पेनिट्रेट नहीं कर पाया, उसे वापस क्यों आया? क्योंकि रिपल्सन हुआ। अल्फा खुद पॉजिटिव है, सामने जरूर कोई दूसरा पॉजिटिव होगा, तभी तो वो रिपेल होके वापस आ रहा है। कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये ऐसे जा रहा है, तो सामने जब कोई खूब सारे पॉजिटिव चार्ज या बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज उसको मिलेगा, तभी तो वो उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, वो वापस आ जाएगा। और इसको पेनिट्रेट भी नहीं कर पाएगा क्योंकि इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई है, बहुत ज्यादा है, ये इसको पेनिट्रेट नहीं कर सकता चाहे इसके पास कितनी भी एनर्जी हो। तो यहां से सबसे पहले हमारे सामने वर्ड आता है न्यूक्लियस, कि एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो मोर देन 99% वो तो है ब्लैंक, और पूरे एटम का सारा मास एक बहुत ही छोटी सी जगह में सेंटर्ड हो रखा है, और सारा पॉजिटिव चार्ज भी वही है। मास पूरा हाई डेंसिटी के साथ यहाँ पर इकट्ठा हो गया एक बहुत ही छोटी सी जगह में, सारा पॉजिटिव चार्ज भी उसी के पास है, उस छोटी सी जगह को कहा जाता है न्यूक्लियस। तो इस टाइप से न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट। तो देखते हैं इसके क्या रिजल्ट रहे, उन अब रिजल्ट्स को लिख देंगे। पहले आप ऑब्जर्वेशन लिखेंगे, उसके बाद में जो है वो रिजल्ट लिखेंगे। अब देखिए रदरफोर्ड का एटम का मॉडल।
अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से जो हमें ऑब्जर्वेशन मिले उनसे हम इसका एक मॉडल बनाते हैं तो क्या पता लगता है, जैसे कि वो हम पहले ही देख चुके हैं कि एक पार्टिकल जो है वो 180 डिग्री पर जो वापस आ जाता है, रिबाउंड होता है, स्कैटर्ड होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सामने जो है वो जरूर हाई डेंसिटी की कोई चीज है, मतलब सारा का सारा मास अप्रोक्सीमेटली वहीं इकट्ठा हो रखा है, और रिपेल हुआ है मतलब सारा पॉजिटिव चार्ज भी वहीं इकट्ठा हो रखा है। तो पहली चीज तो यही हो गई कि सारा का सारा एटम का जो पॉजिटिव चार्ज है वो, और अप्रोक्सीमेटली सारा का सारा जो मास है वो इलेक्ट्रॉन को छोड़ के, इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ देंगे, बाकी सारा जो भी मास है वो सारा एक बहुत ही एक स्मॉल रीजन में इकट्ठा हो रखा है, बहुत छोटी सी जगह में इकट्ठा हो रखा है। उस छोटी सी जगह को फिर क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। रदरफोर्ड ने अपनी कैलकुलेशन में एटम और न्यूक्लियस की अप्रोक्सीमेटली साइज भी बताई कि एटम की साइज जो अप्रोक्सीमेटली 10 टू द पावर -10 के ऑर्डर में है, जबकि न्यूक्लियस की साइज जो है वो अप्रोक्सीमेटली 10 टू द पावर -15 मीटर के ऑर्डर में है। ये अप्रोक्सीमेटली रिजल्ट है, इनकी कैलकुलेशन अपने सिलेबस में यहाँ नहीं है। अब देखिए तीसरी बात, फिर कहा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ है, क्योंकि सेंटर में तो सारा का सारा मास और पॉजिटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज कहाँ है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ है, वो सारे के सारे उसके चारों ओर जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं। जैसे सन के चारों ओर प्लेनेट रिवॉल्व करते हैं और वो उसके अंदर नहीं गिरते, ठीक है, उसी टाइप से इलेक्ट्रॉन जो है वो चारों ओर न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व कर रहे हैं और वो उसके अंदर नहीं गिर रहा है। ये उसका मॉडल था। अब इसके क्या ड्रॉबैक्स है वो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। यहाँ तक रिटर्न वर्क करें।